तो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में आगे देख लेते हैं। अपना अगला टॉपिक आएगा वो है बायोजियोग्राफिक जोन्स ऑफ इंडिया। इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। इससे पहले आपने जो पढ़ा था यूनिट 9 में वो था आपके यहाँ एग्रो क्लाइमेटिक जोन। एग्रो क्लाइमेटिक जोन का पर्पज़ आपको बताया था कि अपने इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसको प्रमोट करने के लिए ये जोनेशन किया गया। तो वो एक टाइप से पूरा आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट है, उसी टाइप का है। लेकिन ये ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि एग्रीकल्चर से कोई लेना देना नहीं है। इसका एक दूसरा क्लासिफिकेशन है, इसे बोलते हैं बायो जियोग्राफी। बायो का मतलब लिविंग थिंग, इसमें एनिमल और प्लांट्स दोनों ही है। ध्यान रखें, आपको इस टाइप से पूछा जाता है जू जियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया, या फाइटो जियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया, या बायो जियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया। तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ आपके पास जो दिया गया है मीन्स टर्म तीनों के सेंस अलग अलग है। जब आपसे जू जियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया पूछा जाएगा तो वो वहाँ पर आपसे एनिमल के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड बता रहा है कि जो अपनी जियोग्राफी है उसके हिसाब से एनिमल का क्या डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है। दूसरा फाइटो जियोग्राफिकल बात की जाए तो फाइटो जियोग्राफी में हम प्लांट का जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। प्लांट का कैसे, जैसे कि ट्रॉपिकल के हैं, सब ट्रॉपिकल के हैं, टेम्परेट के हैं, एल्पाइन के हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें चलती हैं। हालांकि ये अपना बायो जियोग्राफिक है, इसमें हम बायो ले लेते हैं जिसमें एनिमल और प्लांट दोनों को कंबाइंड रूप से लेते हैं। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है बायोजियोग्राफिकल, ये हम इंडिया का भी लेते हैं और वर्ल्ड का। आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन वर्ल्ड का भी पढ़ना पड़ता है क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं अपने यहाँ पर। इंडिया का जियोग्राफिकल बोला जाए तो ये बायोजियोग्राफी के हिसाब से इंडिया को 10 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। इनमें पहला तो अपना आ जाता है ट्रांस हिमालय। ध्यान रखो, ट्रांस हिमालय अपने हिमालय का पार्ट नहीं है, हिमालय के बनने से पहले वाला पार्ट है, ये हिमालय से पहले का है। तो ट्रांस हिमालय कहीं ना कहीं किसका है, जो यूरेशियन प्लेट्यू है उसका पार्ट है। बाद में अपना इंडियन पेनिनसुला उससे जब टकराया तब हिमालय खड़ा हुआ। तो एक तो अपना आ गया ट्रांस हिमालय, दूसरा फिर अपना आ जाता है ये हिमालयन जोन। इसके बाद अपना आता है डेजर्ट वाला, पकड़ लेते हैं। यहाँ जो नंबरिंग है, ये नंबरिंग कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, आपको बस जोन पता होना चाहिए। नंबरिंग ऊपर नीचे हो जाती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कोई टाटा कंपनी की लेवलिंग नहीं है। यहाँ पर एक आपका ट्रांस हिमालय हो गया, दूसरा हिमालय हो गया, तीसरा हो गया अपना डेजर्ट। डेजर्ट के बाद कौन सा है, सेमी एरिड जोन। आपको बस इतना याद रखना है कि आखिर डेजर्ट में और सेमी एरिड में, क्योंकि ये दोनों ही अपने राजस्थान के एग्ज़ाम के इंटरेस्ट के हैं, या जो सिक्किम वाले हैं उन्हें ये याद होना चाहिए कि सिक्किम किस जोन में पड़ेगा तो उस जोन में किस टाइप की वेजिटेशन है। अब यहाँ राजस्थान में एरिड और सेमी एरिड दोनों ही है, तो आपको ये याद रखना है कि एरिड में कौन सी टाइप की वेजिटेशन है, जैसे कि यहाँ उगेंगे अपने कैक्टस वगैरह। और यहाँ पर क्या होंगे अपने जैसे प्रोसोपिस है, नीम है, बबूल है, ये सारी सब सेमी एरिड की, बेर वगैरह है, ये सभी सेमी एरिड की वेजिटेशन है। इसके बाद इसमें जैसे इन्हें फिर वेस्टर्न घाट ले लिया, डेक्कन प्लेट्यू ले लिया, ये ले लिया गंगटिक प्लेन, नॉर्थ ईस्ट रीजन अलग हो गया। ठीक है, कोस्टल जोन ये हो ही गया। यहाँ पर फिर एक ले लिया अपना आइलैंड यहाँ पर। तो इस टाइप से यहाँ पर 10 पार्ट में डिवाइडेड कर दिया। देखो, वेस्टर्न घाट और कोस्टल रीजन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वेस्टर्न घाट में ये पूरी पहाड़ी रीजन को पकड़ा गया है, जिसमें ये पूरी नीलगिरी तक का रेंज इसमें आ जाता है। इसमें पहाड़ी वाला पार्ट है, लेकिन इसमें कोस्टल वाला बिल्कुल कोस्ट से जो लगा हुआ रीजन है उसे नहीं लिया गया। इसमें इधर का भी कोस्ट का पार्ट है और ईस्टर्न कोस्ट का भी पार्ट है, मतलब वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट दोनों ही पार्ट जो है उन्हें कोस्टल रीजन में डाल दिया गया। फिर अपना है वेस्टर्न घाट, फिर अपना आ जाता है डेक्कन प्लेट्यू। यहाँ पर है एरिड और सेमी एरिड रीजन, गंगटिक प्लेन है, हिमालय है, ट्रांस हिमालय है, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है और अपना आइलैंड वाला रीजन है। तो इंडिया को बायो जियोग्राफिक के हिसाब से 10 जोन में डिवाइड किया गया है। अब आपके नोट्स में क्या है कि अगर मैं इतना ही कर देता तो थोड़ा लोगों को इशू थे कि भाई इतना शॉर्ट क्यों कर दिया। तो यहाँ नोट्स में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है कि कौन सा रीजन है, उसमें एवरेज क्या जियोग्राफिकल है, मतलब टोटल जियोग्राफिकल एरिया का कितना वाला बड़ा पार्ट बताता है, बनाता है वो। उसकी क्लाइमेट कैसी है, वहाँ पर कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ है या किस टाइप के प्लांट स्पीसीज उस रीजन में है। अब ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर क्वेश्चन आता है तो एक तो आपसे ये पूछा जाता है कि इंडिया में टोटल बायो जियोग्राफिकल जोन कितने हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि जो राजस्थान का डेजर्ट है वो, या राजस्थान है वो, कितने बायो जियोग्राफिकल जोन को कवर करता है। थर्ड,
सबसे बड़ा जो बायोजियोग्राफिकल रीजन है वो कौन सा है? तो सबसे बड़ा वाला अगर इसमें आप भी देखोगे तो सबसे बड़ा अपना ये डेक्कन वाला है, ये लगभग 42% के समथिंग है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? ये वाला है। अब किस रीजन में किस टाइप की वेजिटेशन है, खासकर प्लांट्स हैं, ये आप ज़्यादातर जानते ही हो, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से सिल्वीकल्चर से इन चीज़ों को पढ़ते आ रहा है। रिमेनिंग बात बचती है एनिमल्स की। एनिमल्स पे किसी ने कोई ठप्पा नहीं लगा के भेजा है उन्हें कि वो जो डेक्कन प्लेट्यू में रहते हैं वो डेक्कन प्लेट्यूज में ही रहें। फॉर एग्जांपल जैसे टाइगर है, टाइगर साउथ इंडिया में भी है, नॉर्थ इंडिया में भी। ये बॉस जो गौरस है, जिसे अपन बोलते हैं जंगली भैंसा, ये आज के टाइम पे बेसिकली छत्तीसगढ़ में बचा रह गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि पहले केवल छत्तीसगढ़ में ही था, पूरे पहले नॉर्थ इंडिया में भी था और साउथ में भी था। लेकिन बस क्या है कि हमने उधर से ख़त्म कर दिया और ये जो अपने तंडकारण के आसपास के हैं, ये जो छत्तीसगढ़ का रीजन है, वहाँ पर ये बचा रह गया। उनके नाम से यहाँ गुरु घासीदास के नाम से एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो यहाँ पर आपको रट्टा क्या मारना है, एक तो आपको एक जॉन देख लो, सबसे बड़ा जॉन देख लो, अपने राजस्थान में कौन से पकड़ते, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। अब ये तो रहा बायोजियोग्राफिकल जोन कौन से, इंडिया वाले। एक अपना आता है वर्ल्ड का, किसने इसे डिवाइड किया उससे अपन को लेना देना नहीं है। पूरे वर्ल्ड को 6 बायोजियोग्राफिकल रियल्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि उन्हें जोन ना बोल के बड़े लेवल पे है तो इन्हें बोलते हैं रियल्म्स, बायोजियोग्राफिकल रियल्म्स। ये कितने हैं? 6। अब इसमें देखो, एक तो है नई दुनिया। नई दुनिया कौन सी है? अमेरिका वगैरह। नई दुनिया क्यों? क्योंकि देखो पुरानी दुनिया में तो हम ही लोग रहते थे। अमेरिका तो खोजे ही आज से 300 साल पहले है। उससे पहले मतलब खोजने का मतलब ऐसा नहीं कि पहले नहीं जानते थे, बहुत सारी बैकग्राउंड हिस्ट्री है अमेरिका को। उससे पहले भी यूरोपियन जानते थे, लेकिन एक टाइप से जो जो डोमिनेंस हुई ब्रिटिश की और बाद में इन लोगों ने अपने आप को प्रमोट किया, तो इन्होंने ये कर दिया स्पेन, पुर्तगाल और ब्रिटेन वालों ने कि नहीं, अमेरिका को इन्हीं ने खोजा। एक्चुअल में जब आप ओशिनोग्राफी वगैरह जिनके ऑप्शनल होंगे, उन लोगों ने पहले से पढ़ा रखा होगा कि जो डेनमार्क में है, डेनिश लोग हैं, वो ऑलरेडी यहाँ पर न्यू फोनलैंड तक उन्होंने कॉलोनीज अपनी बसा रखे थे, पहले ही कॉलोनी बसा रखे थे, जब ये लोग जानते भी नहीं थे। इन्हें 1700 की मतलब अपना जो 1492 में खोजा था अमेरिका। वास्को डी गामा वो पहुँच गया, कोलंबस पहुँच गया था, और वो लगभग 1300 के आसपास ही डेनिस जो लोग थे वो इधर सेटल हो चुके थे। बाद में क्योंकि उन्हें ज़्यादा कुछ लंबे डिस्टेंस से कोई बेनिफिट था नहीं, तो वो उन्होंने वहाँ से अपनी बोरिया बिस्तर उठा लिया, उसे छोड़ देते हैं। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि ये जो अमेरिका है वो है नई दुनिया, तो इसे टर्म यूज किया जाता है नियो। और अपना है वो पुरानी है, इसलिए अपन यूज करते हैं पैलियो। अब क्योंकि ऊपर का है आर्कटिक रीजन, तो अपनी जो है जिसमें अपना यूरोप और एशिया, जैसे यूरेशिया रीजन बोलते हैं, इसे बोलते हैं पैली आर्कटिक रीजन। ध्यान रखना, पैलियो यानी कि पुराना, और आर्कटिक मतलब अपने यहाँ का ऊपर का। तो पैली आर्कटिक रीजन, तो एक तो बायोजियोग्राफिकल जो रीजन है इसे बोलते हैं पैली आर्कटिक। ये पैली आर्कटिक में पूरा यूरोप है और पूरा ही एशिया है। एशिया में भी बोला जाए तो अपना जो हिमालय है, हिमालय कहीं ना कहीं से थोड़ा ब्रेक करता है, इसे कट करता है। लेकिन हिमालय के ऊपर का अपने पास तो ट्रांस हिमालय भी है, जैसे लद्दाख वाला रीजन है वो ट्रांस हिमालय है। तो ट्रांस हिमालय जो है वो पैली आर्कटिक रीजन का हिस्सा है। और ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना कि ये वाला जो है ये पहली आर्कटिक है, और नया आर्कटिक कौन होगा? ये अमेरिका वाला है। इसमें कौन सा आ जाएगा? यहाँ पर जो मैक्सिको, जो सेंट्रल अमेरिका है, यहाँ से लगभग सेंट्रल अमेरिका से ऊपर का जो हिस्सा है इसे ले लो नी आर्कटिक। तो ये नया आर्कटिक है और ये पुराना आर्कटिक है। तो दो जोन तो आराम से याद हो गए होंगे। तीसरा जोन है, क्योंकि ये वाला जो अफ्रीका है, अफ्रीका में अगर हम लोग कुछ भी जानते हैं तो वो है इथोपिया से, क्योंकि बकाया के रीजन से ज़्यादा कांटेक्ट में थे नहीं, ये काफ़ी डीप में थे। जब तक कि कॉलोनाइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ तब तक ये बकाया के रिमेनिंग रीजन से अपने ज़्यादा कोई कांटेक्ट नहीं थे। अपना जो मेजर कांटेक्ट था वो इथोपियन पेनिनसुला से था। अपने यहाँ साउथ इंडिया में भी जो अफ्रीकन बसे हुए हैं, जो गुजरात के आसपास के रीजन में, महाराष्ट्र में जो वेस्टर्न कोस्ट पर अफ्रीकन सेटल्ड है, वो भी इथोपियन रीजन के ओरिजिनेट है, मतलब मेजोरिटी उसी रीजन के इथोपियन पेनिनसुला के हैं। तो यहाँ पर जो अफ्रीका है उसको बोल देते हैं अपन इथोपियन रीजन। तो तीसरा रीजन जो है वो है अपना इथोपियन। नंबरिंग जस्ट एक कॉमन है काउंटिंग के लिए, ज़्यादा उससे ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है। ये इस टाइप के छोटे मोटे चंगू मंगू से नाम रहते हैं, इनका अपने लिए कोई मतलब है नहीं।
चौथा और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है अपने लिए ओरिएंटल रीजन या ओरिएंटल शोर या ओरिएंटल रीजन। तो इंडिया जो है उसको बोला जाता है ओरिएंटल रीजन। आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना है कि इंडिया किस रीजन में आता है। तो इंडिया आता है ओरिएंटल रीजन में, और ये इंडिया ही नहीं आता है, ये वेस्टर्न, क्योंकि जो अपना है इंडियन पेनिनसुला वो ओरिएंटल में है। तो अपना जहाँ जहाँ पर वर्चस्व रहा है हिस्ट्री में, ये पूरा अफगानिस्तान के सेंट्रल अफगानिस्तान है, आधा पार्ट अफगानिस्तान का पाकिस्तानी ईरान वाला, यहाँ से लेकर के ये पूरा साउथ, ये आसियान रीजन के ये 10 है कंट्रीज, ये पूरा ओरिएंटल में आ जाते हैं, एक्सेप्ट ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाला पार्ट, ये वाला ओशिनियन का, इन्हें बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन रीजन। तो आपको कितने नाम याद हुए? एक तो नया आर्कटिक और दूसरा पुराना आर्कटिक, तीसरा अपना इंडिया वाला है ओरिएंटल, चौथा इथोपिया है मतलब अफ्रीका होगा, पांचवा है ऑस्ट्रेलिया, और छठवा देखेंगे ये है साउथ अमेरिका। ये नी आर्कटिक है, नया आर्कटिक रीजन का, ये नया ट्रॉपिकल रीजन का, तो नियो ट्रॉपिक। ये 6 रीजन है, इन्हें रट्टा मार लेना। आपको इसमें जो क्वेश्चन आएंगे, अब जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है कि जैसे कोई वेजिटेशन है वो किस रीजन की है, वो चीज़ें तो नहीं पूछी जाएंगी आपसे। यहाँ आपको एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो इंडिया है वो कितनी बायोजियोग्राफिकल रियल्म को कवर करता है। तो इंडिया 2 बायोजियोग्राफिकल रियल्म को कवर करता है, एक तो है ओरिएंटल रीजन और दूसरा है ये पहली आर्कटिक, क्योंकि अपना लद्दाख वगैरह का जो रीजन है वो उस रीजन से कवर है, सेंट्रल एशिया वाले रीजन से कैच करते हैं या टच करते हैं। दूसरा आपसे यहाँ पर वेजिटेशन से ओरिजिनेट से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं कि कौन से रीजन से कौन सी वेजिटेशन ग्रो है। मीन्स जैसे कि हम लोग क्या करते रहे स्टार्टिंग से, कॉटन, तो कॉटन हमारे यहाँ का ओरिजिनेट है, मतलब कॉटन है, गन्ना है, गन्ने स्टार्टिंग से हम खेती करते आ रहे हैं, तो कॉटन और गन्ना इंडिया का है, यहीं का ओरिजिनेट है। कई बार आप लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन पढ़े होंगे कि नए वर्ल्ड ने पुराने वर्ल्ड को क्या दिया, पुराने वर्ल्ड ने नया वर्ल्ड को क्या दिया, नई वर्ल्ड की गिफ्ट है पुराने वर्ल्ड को। तो इस टाइप के जो वर्ल्ड वर्ल्ड टर्म आते हैं तो लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो क्योंकि ये जो अमेरिका और ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका जो है, मतलब अमेरिका जो रीजन है, इसकी पहले तो कोई नॉलेज थी नहीं, तो ये दुनिया बाद में खोजी गई, मतलब एक नई दुनिया है जिसकी डिस्कवरी बिल्कुल बाद में हुई है। तो यहाँ से जो भी चीज़ें मिली, तो ये दुनिया क्या है, नया, तो नई है, तो इसे बोलते हैं नया वर्ल्ड। और अपनी जो पुरानी है, जो जिसमें इंडिया है, यूरोपियन, एशियन है, ये क्या है, इसे बोलते हैं पुराना वर्ल्ड, और ये हो गया नया वर्ल्ड। तो नया वर्ल्ड ने जैसे कि मैक्सिको से आया मक्का, तो मैक्सिको से मक्का ट्रांसफ़र होकर अपने इधर आ गया, तो इसे बोलते हैं कि मक्का क्या है, नए वर्ल्ड की पुराने वर्ल्ड को गिफ्ट है। या अपने इधर से कॉटन चला गया या शुगर कैन चला गया इधर, तो फिर शुगर कैन को बोल दिया कि ओल्ड वर्ल्ड का गिफ्ट है न्यू वर्ल्ड को। तो इस टाइप से ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड जो टर्म यूज किए जाते हैं वो ये अमेरिका के लिए और पका की पूरी दुनिया के लिए यूज किए जाते हैं। बायोजियोग्राफिकल जोन के बाद आपको एक बार फाइटो और जो जू है उन्हें भी देख लेना है। उसके लिए ज़्यादा नहीं, बस एक आपके लिए टारगेट है, मैं यहाँ पर भी ऐड कर सकता था लेकिन उसका पर्पज़ है कि जो थोड़ा आप उस पर गूगल करो, फाइटो जियोग्राफिकल और जू जियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया। बस आपको प्लांट और एनिमल की भी देखने हैं कि कितने हैं, आपको ज़्यादा डिटेल याद नहीं रखना, बस उनके नंबर ले लेना है कि कौन से दोनों कॉमन है क्या, नहीं तो फिर मैं तो व्हाट्सएप पे अपलोड होंगे ही होंगे वो। यहाँ पर एक कॉमन सी चीज़ है कि वर्ल्ड में अपने इंडिया कितने में रियल में कवर होता है, वो इंडिया अपना 2 रियल में हो जाता है कवर। फिर यहाँ पर ये खाली पीली की चीज़ों में देखने की, एक तो पहली आर्कटिक रियल्म है और सब कॉन्टिनेंट, एक अपना मलायन रियल्म जो अपना इंडो ओरिएंटल जो है, इंडो इंडिया का, यानी कि जो ओरिएंटल रियल्म है उसको ही मलायन रियल्म भी बोल देते हैं। तो एक तो मलायन रियल्म हो गया, दूसरा पहली आर्कटिक रियल्म हो गया। अपने पास कितने टोटल बायोम कितने हैं, तो 5 हैं, और बायोजियोग्राफिकल जोन इंडिया में कितने हैं, वो हैं 10। इसके बाद आप जब ये इंडिया के जो 10 बायोजियोग्राफिकल जोन पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे एनिमल्स के नाम आएंगे जिन्हें रेड भी कर रखा है। रेड का मतलब वो इम्पोर्टेंट है, उसका पर्पज़ ये है कि याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो फिर कुछ कर नहीं सकते, लेकिन वो ऐसा है कि एक अल्टरनेटिव है, अगर आपके पास खाली टाइम है और आप याद कर सकते हो तो नहीं कर लो।
अगर नहीं कर पा रहा है तो कम से कम कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एक तो अपना है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। जब आप IUCN की आगे 2-3 स्लाइड बाद कैटेगरी पढ़ोगे तो आपको याद रखना है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की क्यों क्या कैटेगरी है और इसका साइंटिफिक नेम क्या है। हमें ये क्यों याद रखना है, क्योंकि ये राजस्थान का है, राजस्थान गवर्नमेंट इस पर सबसे ज़्यादा काम कर रही, तो आपको थोड़ा याद रहना चाहिए। वैसे भी याद रख लेना कि ये नगर जो सेवा है वो इसी पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चल रहा है उसमें। दूसरा, ऑलिव रिडली टाइटल याद रखने की ज़रूरत है नहीं, अगर आपको UPSC वगैरह देना है तो उसमें फिर उस केस में याद रख सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा टाइटल है, उड़ीसा वगैरह के रीजन में फेमस है। यहाँ पर और क्या याद रखना है, एक तो याद रखना है अपन को वन हॉर्न राइनोसिरोस, तो क्योंकि वन हॉर्न है तो इसलिए यूनिकॉर्निस, राइनोसिरोस यूनिकॉर्निस, तो इसमें ज़्यादा रट्टा मारने की कुछ बचता नहीं है। दूसरा अपना आ जाता है, एक तो टाइगर का याद, लायन का कर लो, टाइगर का कर लो, एलिफेंट का कर लो। 3 तो अपने ये होगा गिने चुने, क्योंकि ये कॉमन सी चीज़ है। फिर अपना राइनोसिरोस चौथा आ जाता है, और यहाँ पर आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो ही गया। इसके बाद अगर और कुछ याद कर सकते हो तो वो कर लो अपना रितुफा इंडिका। ये अपनी जो गिलहरी होती है, इस स्क्वायरल जिसे बोल रहे हैं, एक तो स्क्वायरल अपनी ये है, ये छोटी होती है, एक और होती है जो इससे थोड़ी बड़े साइज में होती है, जिससे बोलते हैं जाइंट इंडियन जाइंट स्क्वायरल या जाइंट इंडियन स्क्वायरल, जिसे बोलते हैं रेटुफा इंडिका। तो एक नाम इसे याद रख लो। और एक है ये हुलॉक गिब्बन या हुलॉक हुलॉक, इसको याद तो नहीं रखना, लेकिन इसके बारे में समझ लो। जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ, यानी कि इवोल्यूशन डेवलपमेंट हुआ, तो डेवलपमेंट में क्योंकि इवोल्यूशन तो आपके ऑप्शनल में है नहीं, तो जब वहाँ मैं मामा मासी मांगो माओ जैसे कॉन्सेप्ट समझाऊँ। अब यहाँ पर आप केवल इतना समझ लो कि हमारे जो नज़दीकी है इवोल्यूशन में वो है गिब्बन। बहुत सारे एप हैं, बहुत सारे एप जो हैं वो हमारे नज़दीकी रिश्तेदार हैं इवोल्यूशन में ह्यूमन बीइंग के पास। और ये नज़दीकी रिश्तेदारों में जो एप आते हैं, मंकी वगैरह थोड़े लंबे हैं, पर सबसे पास में एप हैं। इन एप में ये 4-5 टाइप के एप है, उनमें से ये जो गिब्बन ही है वही है इंडिया में। और ये अपने यहाँ है आसाम वगैरह रीजन, जो अरुणाचल प्रदेश है, वो सॉरी मेघालय और आसाम का जो रीजन है उसमें ये हुलॉक गिब्बन है। तो ये अकेला एप है जो इंडिया में है। तो कई बार ये इंडियन एप के नाम से इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको याद रखो कि हुलॉक गिब्बन अकेला एप है जो इंडिया का है, या इंडिया में अकेला एप है, और इसका नाम है हुलॉक हुलॉक। और ये हमारा एप जो है वो करीबी रिश्तेदार है इवोल्यूशन में। इससे ज़्यादा अपने ये जो बायोजियोग्राफिकल जोन वगैरह के क्वेश्चन आते नहीं हैं। एक मुद्दा आता है अपना कंजर्वेशन का। कंजर्वेशन का मतलब प्लांट को संरक्षित करना है। अब संरक्षित कैसे करोगे, तो एक तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही घटिया सा टाइप का है, वो है कि कंजर्वेशन टर्म है किसने दिया, तो ये जी फॉर्ड पिंक, ये 5-6 आदमी को याद रख लेना। पर्पज ये है कि इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लिए कि भाई किसने टर्म दे दिया। मेन मुद्दा है कंजर्वेशन को जो अपन करते हैं वाइल्ड लाइफ के, उसके 2 तरीके हैं। एक है वाइल्ड लाइफ जहाँ जंगल में अपने नेचुरल हैबिटेट में है, उसे वहीं कंजर्व कर दो, इसे बोलेंगे उसे इन सीटू, यानी कि इन साइट जहाँ पर वो है वहीं पे कर दो। दूसरा है एक्स सीटू, जब वो उसकी खुद के नेचुरल हैबिटेट में उसे कंजर्व करना पॉसिबल ना हो। बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि क्लाइमेटिक सपोर्ट है, वेजिटेशन नहीं बची, या हैबिटेट बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंट हो गया, या काफ़ी मेहनत के बाद भी उनकी जो हंटिंग वगैरह हो रही है वो नहीं रुक पा रही है, या ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है कि उन्हें बचाना अब उनके नेचुरल हैबिटेट में पॉसिबल नहीं है, या उनकी पॉपुलेशन इतनी नीचे गिर चुकी है कि भले ही हम उन्हें नेचुरल हैबिटेट में छोड़ दें, वो आपस में अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली, और वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इस केस में हमें उन्हें एक्स सीटू कंजर्वेशन ही करना पड़ेगा। ये दोनों ही के साथ है, एनिमल और प्लांट्स दोनों के साथ ही। अब ये जो पहले से देख लेते हैं इन सीटू कंजर्वेशन, इसमें क्या करते हैं, जहाँ पर वो हैं उसी एरिया को प्रोटेक्ट कर दिया जाए। किसके थ्रू करेंगे, एक तो है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये किसके थ्रू बना देते हैं अपन, जो अपना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 72 का, उसके थ्रू अपन नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया। बाद में ये 2 कॉन्सेप्ट और आए हैं 2000 के बाद, 2002 के आसपास, कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, क्योंकि ये जो बनाते हैं नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तो जो अपने फॉरेस्ट एरिया है उन्हीं में डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन हरियाणा पंजाब वाले ये लोग जिन्होंने क्या किया कि जो जैसे कोई विलेज था, तो उन्होंने भाई सबके सब कनाडा की उनकी वो सिटीजनशिप टाइप की सिस्टम चल रहा है,
उन्होंने बोला कि भाई वहाँ से पैसा तो उधर आ ही रहा है, तो अपना जो गांव है वहाँ पर भी थोड़ा अर्बन रूपा जैसे काम करा जाए, मीन्स पूरा अर्बन एम्यूनिटीज इन अर्बन अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरिया। तो इस टाइप के काम किए जाए उनमें। प्रोवाइडिंग पूरा के नाम से था, प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटी इन रूरल एरिया। तो ये इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि जैसे कोई गांव है उसके आसपास इन्होंने एक एरिया को कंजर्व कर दिया, उसमें एक फॉरेस्ट डेवलप कर दिया, जिससे सुबह सुबह उसके अंदर से घूम करके पूरे फॉरेस्ट के मजे ले पाए। तो इस टाइप के जो फॉरेस्ट डेवलप किए गए, ये पहले तो कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, लेकिन जब ऐसे डेवलप किए जाने लगे, ये किसी की पूरे गांव ने या 2-4 गाँव ने मिल के किया, तो इस टाइप की जो एरिया है वो कहीं ना कहीं कंजर्वेशन का काम कर रहे थे और उन्हें एक अलग ही टाइप का प्रोटेक्शन की रिक्वायर थी। इसलिए फिर वाइल्ड लाइफ ये प्रोटेक्शन एक्ट में बाद में अमेंडमेंट वगैरह कर रुकी, कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व का कॉन्सेप्ट आया। और खासकर इनका कॉन्सेप्ट जो अपना वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है उसके वजह से भी आया है इसका। आपको क्या याद रखना है, वहाँ पर जिस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि इन सिटू कंजर्वेशन में क्या नहीं आता है, आप उसमें एक पढ़ा होगा नेशनल पार्क, दूसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीसरा कम्युनिटी रिजर्व और चौथा उन्होंने डाल रखा होगा बॉटेनिकल गार्डन। तो आपको समझ में आ जाएगा कि बॉटेनिकल गार्डन तो जो साइट है वहाँ पर नहीं होता, वो तो कहीं बाहर लगाया जाता है, तो वो एक्स2 का पार्ट होता है। तो अपना बॉटेनिकल गार्डन उसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं, सर जो है एक्स2 का मतलब जब कोई वाइल्ड एनिमल या वाइल्ड लाइफ जो है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं हो पाती है, तो उसे वहाँ से निकाल के उसे आर्टिफिशियल कंडीशन में रख देते हैं। आर्टिफिशियल कंडीशन क्या हो सकते हैं, देखो दोनों के लिए अलग होंगे, एनिमल के लिए अलग है, प्लांट के लिए अलग है। अब सपोज जैसे कि प्लांट है, प्लांट को क्या कर सकते हैं, एक तो प्लांट को उठा करके ले आए और बॉटेनिकल गार्डन में लगा दिया। बॉटेनिकल गार्डन क्या होगा कि जैसे अपने बगीचा होता है इसी टाइप का होगा, लेकिन बड़े बड़े बगीचे होते हैं और उनका काम केवल एक ही होता है कि डिफरेंट टाइप से की जो वेजिटेशन है उसे ले करके उस एरिया में ग्रो किया जाता है। जो अपने बॉटेनिकल गार्डन है मतलब काफ़ी बड़े हैं, तो जैसे कि यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट को यहाँ पर कर दिया, क्लिम्बर्स को इधर ग्रो कर दिया, कुछ और प्लांट है यहाँ पर वाटर वाले प्लांट उन्हें अदर ग्रो कर दिया। और इनका काम है कि जो प्लांट स्पीसीज जिन्हें थ्रेट है वो यहाँ पर लगाएंगे, उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे, उन पर रिसर्च करेंगे और उनको यहाँ पर नंबर उनकी प्रमोट करके बाद में सीड वगैरह भी कर दे, मतलब सीड वगैरह प्रोड्यूस करके वापस उन्हें जंगल में फिर प्लांटेशन वगैरह काम करते हैं। तो बॉटेनिकल गार्डन एक काफ़ी अच्छा काम कर देते हैं इस केस में। बॉटेनिकल गार्डन की शायद मैंने आपको लिस्ट वगैरह दे रखी होगी, शायद फर्स्ट क्लास जो हुई थी उसमें कुछ फेमस बॉटेनिकल गार्डन थे, जैसे कि क्यू था या अपना था जो बंगाल वाला जो कोलकाता में है रॉयल बॉटेनिकल गार्डन या बीरबल साइनी बॉटेनिकल गार्डन वगैरह, तो उनके नाम आप पहले भी देख चुके हैं। दूसरा होता है सीड बैंक या जीन बैंक, ये भी अपने बैंक की तरह ही होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो स्टोर किया जाता है वो सीड को स्टोर किया जाता है या जीन को किया जाता है। आपने कभी पढ़ा होगा स्वेलबार्ड सीड बैंक है कि दुनिया अगर कल ख़त्म हो जाए तो ये सीड जो है वो कैसे प्रिजर्व किए जाए। तो जो नीदरलैंड है, नॉर्वे सॉरी, तो नॉर्वे का एक आइलैंड है जो अपने नॉर्थ पोल पे है, उसमें ये सॉइलबार्ड सीड बैंक बनाया गया है। तो पर्पज़ ये है कि हम प्लांट वगैरह को कंजर्व कैसे किया जाए। और फिर बकाया ये तो रहा प्लांट के लिए, अगर एनिमल को क्या किया जाए तो एनिमल जैसे है उनके लिए जूलॉजिकल जो पार्क वगैरह बना देते हैं सिटी में, जैसे सफारी पार्क वगैरह बना दिया, या फिर चिड़ियाघर है उनके चिड़ियाघर के अंदर रखते हैं, फिर चिड़ियाघर में उनकी ब्रीडिंग करके उनकी पॉपुलेशन बढ़ा करके उन्हें वापस जंगल में प्रमोट किया जाता है, जिससे उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे चाइना है, अब रेड पांडा है वो ख़त्म हो चुका है चाइना में, तो चाइना वालों ने क्या किया कि उन्हें चिड़ियाघर में लेके आए, जो 2-4 रेड पांडा बचे थे चिड़ियाघर में लेके आए, फिर उनकी ब्रीडिंग करवाई और उनकी संख्या बढ़ाई। अब उनकी संख्या बढ़ा के उन्हें जब 150-200 कर ली, तो फिर उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा एरिया है जिससे रेड पांडा के लिए सफारी पार्क जैसा बना दिया और फिर उसमें छोड़ दिया उन सबको। तो इस टाइप से उनकी स्पीसीज को एक टाइप से एक्स2 कंजर्वेशन में प्रमोट कर रहे हैं। और ये फिर कंजर्वेशन जो हम कर रहे हैं इन सिटू या एक्स2, इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि 6th मास एक्सटिंक्शन हो। मास एक्सटिंक्शन का मतलब होता है कि एक टाइम पे अचानक से बड़ी संख्या में स्पीसीज का गायब होना है। इससे पहले 5 बड़े मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, अब 6th की पॉसिबिलिटी है जिस पर अभी काम चल रहा है, क्योंकि 6th हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से।
लास्ट टाइम पे जो 5th हुआ था वो हुआ था वॉल्केनो, उसकी वजह से जो उल्कापिंड गिरा था जिसमें अपने डायनासोर ख़त्म हो गए थे, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू था। इसमें आगे चलते हैं। अब इसी में जो प्रोटेक्ट एरिया है जो अपने यहाँ पर आपने पढ़ा था नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व है, तो इनकी एक जो लिस्ट है पूरी उसे देख लेंगे। अब जैसे कि नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक तो ये रहा है, ये किसके अंडर बनाए जाते हैं, ये है अपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972, उसके अंडर डिक्लेयर किए जाते हैं। एक अलग ही कॉन्सेप्ट आया बायोस्फीयर रिजर्व, ये इसका कोई लीगलिटी नहीं है, मतलब किसी एक्ट या उसके अधिनियम के थ्रू नहीं डिसाइड किया जाता। ये तो ऐसा बोलो कि आपके घर के 2 नियम हैं जिसमें आप किसी भी एरिया को या तो आप नेशनल पार्क डिक्लेयर करोगे या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लेकिन आपसे पड़ोसी बोल देता है कि भाई हमारा ये कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है कि आप अपने एरिया को मैनेज आप ही करोगे, बस हमारे तरीके से करोगे। अगर आप हमारे तरीके से मैनेज करोगे तो हम आपको फंडिंग देंगे, पैसा देंगे। तो ये इन्होंने सोचा कि भाई पैसा मिल ही रहा, मैनेज ही तो करना है, बस वो तो हमें भी करना है, या ये बोलेंगे तब भी करना है, बात तो एक ही रही। बस ये है कि हम इनकी कुछ चीज़ें जो है इन्हें यहाँ पर अप्लाई कर देंगे और अपनी डाटा शेयरिंग करेंगे इनके साथ, जिससे पूरे हमें इंटरनेशनल लेवल पे डाटा एक्सचेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे राइनोसिरोस है, तो अफ्रीका की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स हैं, वो उन अपने राइनोसिरोस की जो पॉपुलेशन है वो कैसे बचा रहा है पूचिंग से, उनके एक्सपीरियंस को अपने यहाँ आसाम वाले यूज़ करते हैं, या आसाम वाले जो कर रहा है जो इंडियन टैक्टिक होती है उनको बोल यूज करते हैं। तो इस टाइप से अपने एक डाटा शेयरिंग भी होती है। तो बायोस्फीयर रिजर्व एक टाइप से IUCN ने जो किया उसमें बस पैसे की चक्कर ही चलता है और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इन चीज़ों को पढ़ेंगे। फिर अपने और हैं वेटलैंड है, कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। यहाँ पर पहले तो अपन देख लेते हैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ वाला इशू। आपके नोट्स में लास्ट में एक इस टाइप की लिस्ट दे रखी है। फर्स्ट थिंग तो ये कि आपको ये याद नहीं रखना कि देश में कितने नेशनल पार्क हैं या कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर साल 2-4 बन जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बनाना है या डिक्लेयर करना है वो स्टेट की भी पावर है और सेंटर की भी पावर है। अब तमिलनाडु ने कोई स्टेट को डिक्लेयर कर दिया वाइल्ड लाइफ को, तो सेंटर को पता नहीं है, सेंटर लिस्ट में अपडेट नहीं है, तो राजस्थान वालों को कहाँ से पता होगा। इसलिए ये नंबर वाले कहीं क्वेश्चन आते नहीं कि कितने नेशनल पार्क या कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बस एक एवरेज आइडिया होना चाहिए इंटरव्यू वगैरह में कि एवरेज अपने यहाँ 550 के आसपास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जो शायद 600 के समथिंग पहुँचने वाले हैं, और ये लगभग 130 के आसपास कुछ नेशनल पार्क हो रखे हैं। अब यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट है एक पूरी लिस्ट बना दी गई है, जितने इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उन्हें यहाँ पर रेड कर दिया गया है। कुछ में आपको स्टार मिल जाएंगे, कुछ में स्टार छूटे हुए हैं, लेकिन ये सभी के सभी रेड वाले वो है जो पूछे जा चुके हैं। कहाँ पूछे गए हैं, वो जितनी भी अपने स्टेट PSC के एग्ज़ाम में, चाहे वो UPSC हो, MP हो, MPPSC हो, ये लगभग 2008 से इस पे डाटा एक्चुअल में प्रिपेयर किया गया है ये। तो वो कंटिन्यूस जैसे जैसे ये इन पर क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं उन्हें रेड कर दिया गया है। तो ये वही बोल रहा हूँ कि जितना रेड है उन्हें तो कम से कम याद कर लेना है। और अगर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद ना रख पाओ कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले नेशनल पार्क रट्टा मार लो हर स्टेट के, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केवल राजस्थान वालों की याद कर लो। सभी स्टेटों की याद करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो बस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान की देखो, और जो नेशनल पार्क है वो पूरे सभी के जितने भी रेड हैं वो सभी नेशनल पार्क देख लो। इसके साथ आपको देखना है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व का एक पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि ये हुआ क्या, कि सबसे पहले तो ये अपना ये जो यूनेस्को है इनने ये सब चीज़ें शुरू की। इन्होंने बोला एक 1971 के टाइम पे यूनेस्को ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, मैन एंड बायोस्फीयर। उसका पर्पज़ ये था कि जो मैन है वो बायोस्फीयर के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। 2 साल के बाद इनके जक्का खुला, एकदम दिमाग में आया कि हमें जो कंजर्वेशन प्रोग्राम है जो वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ वगैरह है, ये मैनेजमेंट तो चल रहा है लेकिन वो कहीं ना कहीं मैन को हटा देते हैं। कहने का मतलब क्या था, जैसे अपन कहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी, अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पूरी चीज़ें तो डिस्कस यहाँ करना पॉसिबल नहीं होता है, बस ये बता देंगे कि आपको यहाँ पर कोई विलेज है आप बीच बीच में, तो ये विलेज वाले कहीं ना कहीं पूचिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कई बार उन्हें पता नहीं होती है लेकिन वो जानकारी दूसरों को ट्रांसफ़र कर देते हैं।
जैसे कि यहाँ पर इस गांव वाले की किसी की गाय भैंस मर गई और वो लोकल न्यूज़ में आ गई, और वो लोकल न्यूज़ दिल्ली में बैठे जो पूछर का हेड, पूछर की जिनकी पूरी टीम बन रखी है, उन्हें पता पड़ जाता है कि यहाँ पर अगर कोई कैटल मर गया है, इसका मतलब वहाँ पर टाइगर है। तो फिर वो पूजिंग करना शुरू कर देते थे, तो वो पूरा एक गैंग वार चलता था। तो इसका एक सॉल्यूशन ये निकाला गया कि ये जो विलेजेस थे इन्हें रीलोकेट किया जाए साइड में। मीन्स यहाँ पर जो बीच बीच में थे उन्हें क्या कर दिया जाएगा, रीलोकेट साइड में कर दिया जाएगा, बीच का एरिया छोड़ दिया जाएगा, ये खाली कर दिया जाएगा, जिससे वाइल्ड लाइफ उसमें अंदर आराम से चैन से रह सके। अब इससे एक टाइप से हमने क्या किया कि जो मतलब वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन जब देना शुरू किया, जो ह्यूमन बीइंग है उसको इस सिस्टम से बाहर निकालना शुरू कर दिया। और ये हम ही नहीं कर रहे थे, लगभग सभी कर रहे थे। तो यूनेस्को वालों को लगा कि देखो हम जो कर रहे हैं वो गलत है, सही नहीं है। वाइल्ड एनिमल और ये जो ट्राइबल्स हैं ये कोई आज से नहीं है, ये तो पिछले हजारों सालों से एक दूसरे से जुड़ के रह रहे हैं, और जुड़ के रह रहे हैं इसके बाद भी ये बेटर कंडीशन में थे। इसका मतलब है इनकी जो नॉलेज है उसको यूज करना चाहिए। तो हम एक अलग कॉन्सेप्ट लेके आएंगे जिसमें हम इंसान को और वाइल्ड लाइफ को अलग अलग ना करके एक साथ रखेंगे और एक दूसरे से गुथ के मतलब एक दूसरे को इंटरलिंक करते हुए डेवलपमेंट करेंगे। कहने का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेवलपमेंट और इकोसिस्टम, बोलते हैं कि डेवलपमेंट जहाँ होता है वहाँ इन्वायरमेंट डिग्रेड होता है, तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। तो इनका कोशिश यही थी कि दोनों एक साथ आगे बढ़ सकें। तो इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए जोनेशन का। इन्होंने बोला कि एक तो कोई भी जो एरिया है उस एरिया को 3 जोन में डिवाइड करेंगे। पहला बनाएंगे जिसे बोलेंगे कोर जोन। कोर मतलब जो सेंटर का। बोला इसमें क्या होगा कि कोई भी विलेज वगैरह है कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सबको हटा हटू देंगे, और यहाँ पर केवल साइंटिस्ट के अलावा किसी भी टाइप के लोगों की जाने की परमिशन ही नहीं है। यहाँ बिल्कुल नेचुरल वेजिटेशन होगी, सब कुछ नेचुरल होगी। अगर कोई पेड़ टूट के गिर गया तो उसे वहीं पड़ा रहने देंगे जब तक वो कोई हार्म नहीं कर रहा हो। इवन प्रैक्टिकली आपको बता दें तो इसमें अगर बाहर से जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो लोग भी यहाँ पर अपनी साइड से कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। इस इकोसिस्टम को पूरा नेचुरल मतलब नेचुरल किया जाता है, इसमें कुछ भी बाहर की चीज़ नहीं छोड़ी जाती। इवन आप फूड भी नहीं छोड़ोगे, जो जहाँ पड़ा है वो पड़ा रहने दोगे, बिल्कुल नेचुरल कंडीशन। दूसरा है बीच का बफर जोन, और लास्ट में आता है ये ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन में अपने जो विलेज वगैरह है, खेती बाड़ी की एक्टिविटी है वगैरह, ये चीज़ें चलती रहेंगी। ये सिल्वीकल्चर सिस्टम को जो आपने पढ़े हैं, क्लियर फिलिंग, शेल्टर बोर्ड, सिलेक्शन सिस्टम, तो ये सारी चीज़ें इस ट्रांजिशन जोन में होंगी। ये जो बफर जोन है इसमें कुछ चीज़ें होंगी लिमिटेड, जैसे कि टूरिज्म वगैरह अगर प्रमोट कर रहे हैं, अपनी गाड़ी से जाएंगे टूरिस्ट के लिए टाइगर को देखने, तो वो इस जोन तक तो परमिट कर देते हैं, लेकिन कोर जोन में नहीं जाने देते हैं। कोर जोन में केवल साइंटिस्ट ही जाएंगे, वो भी रिसर्च पर्पज़ के लिए। तो इस टाइप से ये MAB प्रोग्राम जो था मैनेज बायोस्फीयर, उसका फाइनल रिजल्ट आया बायोस्फीयर रिजर्व। रिजर्व में एक तो 3 टाइप के कोर बफर और ट्रांजिशन जोन वाला कॉन्सेप्ट आया। दूसरा इसमें इंफॉर्मेशन शेयरिंग आ गई, और तीसरा इसमें जो अच्छी बात क्या की कि जहाँ वाइल्ड लाइफ, देखो ये कब आया अपने यहाँ, 73-74 के टाइम पे इनिशिएट किया। अपने यहाँ जो JFM है वो तो 90 में आया, 1990 में, मतलब 90 से लगभग ये 25-26 साल पहले ही इनने काम शुरू किया। इन्होंने क्या किया कि जो मैन है उसे आप अकेला मत छोड़ो, ये पूरे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन का काम करेंगे, और रिवर्स में इनको क्या मिलेगा, ये जो टूरिज्म है उसमें भागीदारी मिल जाए, गाइड का काम करेंगे। दूसरा ये जो जंगल से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसे ये कलेक्ट करेंगे विलेजर, और उसके प्रोडक्ट प्रोसेस करके प्रोडक्ट्स बनाएंगे, और जो टूरिस्ट है उन्हें बेचेंगे। तो इस टाइप से एक दूसरे को मेंटेन करने का काम किया गया। आपको क्या याद रखना है कि इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन है। तो अपने यहाँ जो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इनने कब शुरू किया वो तो छोड़ ही दो, अपने यहाँ जो सबसे पहला बना वो बना 86 में। 86 में जब बनाया गया तब अपना नीलगिरी को पहला बनाया गया। अभी हाल फिलहाल में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो आपको एक तो याद रखना है कि कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, 18 टोटल। इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, लेकिन सभी के सभी यूनेस्को की लिस्ट में नहीं पड़े हैं। तो यहाँ पर है टोटल कितने हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में। दूसरा आपको क्या देख लेना है, फर्स्ट कौन सा है, नीलगिरी। लेटेस्ट कौन सा है, ये अगस्त्य मलाई।
अब देखो अगस्त्य मलाई को अपन ने 2001 में बनाया था, लेकिन यूनेस्को की लिस्ट में 2016 में आया। तीसरा ये जो बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम किसने शुरू किया, ये है यूनेस्को। मैंने गलती से पहले IUCN बोल गया था, वो IUCN का काम नहीं है, ये यूनेस्को का है। टोटल कितने हैं, 18। अब आपको इसमें और क्या आता है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है और सबसे नया कौन सा है। और अगर किसी के स्पेसिफिक कंपोजिशन से रिलेटेड हुआ तो वो बात, जैसे कि पिन वैली नेशनल पार्क जो है अपने कोल्ड डेजर्ट में आ जाता है। अब ये 18 हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है कि इन्हें तो कम से कम आपको याद रखना ही पड़ता है, सब के सब। इनके नाम याद रख लो, कौन कब बना है इस बात की याद नहीं रखना, आपको याद रखना है नाम और इनकी लोकेशन का है। इतने में काम हो जाता है बायोस्फीयर रिजर्व में। अब इसी में अपना अगला आता है कॉरिडोर का, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर में बहुत सारे इनके टाइप वगैरह पे बात चलेगा कि जैसे वाटर कॉरिडोर होंगे या लैंडेड कॉरिडोर है, बट मतलब लैंड ज़मीन वाले। टेरिटोरियल है, टेरिटोरियल में अभी ऐसे बोल सकते हैं कि रीजनल है, सब रीजनल है या लोकल लेवल के हैं। ये सारी चीज़ें छोटी मोटी और चलती रहती हैं। बेसिकली बोला जाए तो कॉरिडोर को 3 टाइप से डिवाइड किया जाता है। एक तो क्या है कि जहाँ एक फॉरेस्ट एरिया जो है वो दूसरे फॉरेस्ट एरिया से किसी एक स्ट्रिप के थ्रू जोड़ दी जाए। दूसरा, अगर ये स्ट्रिप पॉसिबल, ये जो स्ट्रिप से जुड़ जाती है तब उसे बोलते हैं लीनियर कॉरिडोर। अब कई बार क्या है, ये स्टेप से जोड़ना पॉसिबल नहीं हो पाता है, खेतीबाड़ी वगैरह बीच में घुस रखी होती है तो ये टूट जाती है। तो जैसे अपने गार्डन में इस टाइप के पत्थर के स्टेप नहीं होते, तो उस टाइप के होते हैं, इसे बोलते हैं स्टेपिंग स्टोन कॉरिडोर। जहाँ पर एक फॉरेस्ट एरिया दूसरे फॉरेस्ट एरिया से इस टाइप के स्टेपिंग स्टोन मतलब छोटे छोटे पैचेज के थ्रू जुड़ा होता है। तो इसमें क्या होता है कि एनिमल अगर इधर से उधर मूव कर रहा है तो आज यहाँ पर पहुँच गया, कल वो नाइट में यहाँ तक पहुँच गया, 2-3 दिन में वो इस एरिया में पहुँच जाता है। तो उससे जंगल जो है बीच में फूड और प्रोटेक्शन की जगह दे देता है, छुपने की जगह दे देता है। तीसरा आजकल काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वो है लैंडस्केप कॉरिडोर, जिसमें अपन क्या करते हैं कि कुछ बीच में सपोज यहाँ से रोड वगैरह जा रहा है तो इस टाइप से लैंडस्केप एक डेवलप कर देते हैं, जिससे एनिमल आराम से ट्रांसफ़र हो जाए, उन्हें एक एरिया से दूसरे एरिया में चले जाए और हमारे जो ट्रैफिक है वो कोई दिक्कत ना दे। तो यहाँ पर 3 टाइप का जो कॉरिडोर है यही आजकल फेमस चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा है। और कॉरिडोर आपके सिलेबस में स्पेसिफिक मेंशन है। तो कॉरिडोर में पहला तो ये मुद्दा आ जाता है कि कॉरिडोर होते क्या है, तो इसका या पर्पज़ क्या है। तो पर्पज़ ये है कि हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो रहा है, उनका डिफ्रेंशिएट हो रहा है। तो जो फॉरेस्ट है उनका जो डिफरेंस मतलब ये छोटे छोटे पार्ट में बट रहे हैं, तो उसका रिजल्ट ये हो रहा है कि वाइल्ड लाइफ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पा रही है, जिससे उनकी पॉपुलेशन जो है वो तेज़ी से गिर रहा है। तो ये जो कॉरिडोर यानी कि जो रास्ते हैं, ये वाइल्ड लाइफ को एक जगह से दूसरी जगह मतलब एक जंगल को दूसरे जंगल से जोड़ने में काम करते हैं, जिससे एक कंबाइंड रूप से एक टाइप से एक ही जंगल सा बन जाता है। और ये हेल्प करती है वाइल्ड लाइफ को अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए। रिमेनिंग चीज़ें आपके नोट्स में काफ़ी डिस्कस में दी गई हुई हैं। उसमें यहाँ पर बेसिकली जो अपने 3 टाइप थे वो आपको समझ में आ ही गए होंगे। इसके बाद अपना आता है जो IUCN है उसकी रेड डाटा बुक का काम। पहला तो है IUCN क्या है, कहाँ पर है, कब स्टेबलाइज हुई है। उसी से एक रिलेटेड एजेंसी और है साइट क्या है, कब बनी, कहाँ हुई है। इन सबको एक्चुअल में यहाँ ना देके आपको जब यूनिट 9 के जो नोट्स दिए गए थे वहाँ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करके एक पूरा सेक्शन बनाया गया था, उसमें इन चीज़ों को वहाँ डिटेल में दे दिया गया था, तो दोबारा देने की ज़रूरत है नहीं। मेन मुद्दा है कि अपना ये जो IUCN है ये करता क्या था। देखो जब ये बना मीन्स जब ये IUCN स्टेबलाइज हुआ था तो इसके पीछे एम ये था कि वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारी वाइल्ड लाइफ है। हमने जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पे जंगलों को नष्ट किया है, वाइल्ड लाइफ को नष्ट किया है, तो हमें यही नहीं समझ में आ रहा कि कौन सी वाइल्ड लाइफ है जो ख़त्म होने वाली है और कौन सी है जो आगे ख़त्म हो जाएगी या कौन सी ख़त्म हो चुकी है। ऐसा कुछ काम चल ही नहीं रहा था। तो एक टाइप से गोंगो ऑर्गेनाइजेशन, गोंगो का मतलब गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों का एक मिक्सअप टाइप का, जिसमें गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट रहता है। तो एक IUCN खड़ी हुई बीच में
इनका काम था कि हम डाटा को कलेक्ट करेंगे, डाटा को एवेल्युएट करेंगे और उसके बेस पे हम ये देखेंगे कौन सी स्पीसीज किस कैटेगरी में आती है, जिससे हम उसको प्रॉपरली प्रोटेक्शन दे सकें। तो इन्होंने इसी टाइप से यहाँ कैटेगरी बनाना शुरू की। ये दुनिया भर की इनकी कैटेगरी चलेंगी। मैंने अपनी जो कैटेगरी आती है वो है थ्रेटेंड की। थ्रेटेंड में 3 कैटेगरी आती हैं, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ये नियर थ्रेटेंड है, लिस्ट कंजर्न। लिस्ट कंजर्न मतलब इन पर कोई अभी ज़्यादा कोई कंजर्न नहीं है, इनकी पॉपुलेशन काफ़ी अच्छा है। ये थ्रेटेंड वालों के नियर है। तो थ्रेटेंड में आपको ध्यान रखना है, थ्रेटेंड के अंदर 3 आते हैं, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकल इंडेंजर्ड। इसके अलावा यहाँ 2 कैटेगरीज और हैं। एक है एक्सटिंक्ट। ये वो कैटेगरी के वो स्पीसीज है जो अभी हाल फिलहाल में ख़त्म हो चुकी है, जैसे कि डोडो वगैरह को आपने सुना होगा, या इंडिया से जो इंडियन चीता था, मैं चीता का नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि चीता अफ्रीकन भी है, लेकिन इंडियन चीता जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर डोडो वगैरह है, इंडियन चीता है, बहुत सारी जो वाइल्ड स्पीसीज है, बहुत सारी जो अपनी बटरफ्लाई की स्पीसीज है, मेढक फ्रॉग की स्पीसीज है जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, जो इस दुनिया से ख़त्म हो चुकी हैं, तो उनको इसमें डाल लेता है। दूसरा एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, उसका मतलब है कि कोई स्पीसीज की पॉपुलेशन इतनी खराब ख़त्म हो ही चुकी है, वो लगभग वाइल्ड से ख़त्म ही हो चुकी है। वो तो 2-4 चिड़ियाघर में फंसे रह गए थे तो वो जिंदा रह गए, अदरवाइज वो स्पीसीज गई। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि जो चाइना है उन्होंने अपने जो रेड पांडा उन्हें ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया, खा पी गए वो पूरे। वो तो कुछ चिड़ियाघर में बचे थे, इस टाइप से उनकी पॉपुलेशन को रिवाइव किया जा रहा है। यहाँ जो वल्नरेबल है, इंडेंजर्ड और क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, ये कैटेगरी जो है वो अपने मतलब की है। अब यूपीएससी के तो एग्ज़ाम है नहीं जहाँ पर आपसे बोल दिया जाएगा कि टाइगर है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, तो फिर इस टाइप के नीचे दे दिया जाए, या वो आपसे इसकी साइट की जो लिस्ट आती है, लिस्ट 1 लिस्ट 2, उसमें से पूछ लिया जाए, मतलब अनेक्स जो आती है उनमें से पूछ लिया जाए। तो ऐसी चीज़ें कोई चाहेंगी नहीं आपको, और बस इनकी एक एवरेज डेफिनेशन से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट आते नहीं है इससे। इसी में एक आता है आपका प्रोजेक्ट। डिफरेंट टाइप के जो अपना प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट में अपन बेसिकली अपना सिल्वीकल्चर का जो पहला चैप्टर था, या आपने जो जनरल फॉरेस्ट्री पढ़ी थी वहाँ पर पूरी प्रोजेक्ट की लिस्ट पढ़ ली थी, उतने से अपने काम हो जाते हैं। यहाँ पर क्या कि जब प्रोजेक्ट ज़बरदस्ती दे दिया है तो फिर थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। जैसे कि टाइगर प्रोजेक्ट है, टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? 1 अप्रैल 1973। तो ये 1 अप्रैल को याद रख लो कि 1 अप्रैल से शुरू हुआ। दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट पे अगर बात की जाए तो इसकी थोड़ी बैकग्राउंड हिस्ट्री भी समझ लेते हैं। एक तो अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि 2018 में इसका जो अपनी सेंसस का जो डाटा आया था उस पर डिस्कस कर लेंगे। दूसरा यह है कि ये प्रोजेक्ट टाइगर को प्रमोट करने के लिए क्या चल रहा है। तो पहले देख लेते हैं कि टाइगर के प्रोटेक्शन से वर्ल्ड लेवल पे क्या चल रहा है। तो 2010 में 13 टाइगर रेंज कंट्रीज हैं, मतलब पूरी दुनिया में ऐसी 13 कंट्रीज हैं जहाँ पर टाइगर हैं। तो ये 13 टाइगर रेंज कंट्री 2010 में कहाँ इकट्ठे हुए? सेंट पीटर्सबर्ग में। और इन्होंने बोला कि हम कब हो रहे हैं 10 में, और इन्होंने बोला कि हम अगले 12 साल बाद, 12 साल बाद मतलब क्योंकि टाइगर में सेंसस चलती है 4 ईयर की, तो 4 तिया 12, तो 3 इनके सेंसस के बाद अगले 12 साल बाद हमें इसकी जो दुनिया में टाइगर की पॉपुलेशन है उसे डबल करना है। तो उस टाइम पे जो भी पॉपुलेशन थी उसे लगभग अभी पहुंचाना था लगभग 3000 के आसपास, 3200 के आसपास कुछ पॉपुलेशन ने पहुंचाना था वर्ल्ड में। उस टाइम पे लगभग 1600 ऐसी कुछ बची रह गई थी, तो उसे 3200 करना था। कब का टारगेट था? 2022 का। कहाँ हुई? ये सेंट पीटर्सबर्ग यानी कि रसिया। 13 टाइगर रेंज कंट्रीज हैं, और कब हुई थी? 2010 में। ये तीनों 4 जो डाटा है उन्हें याद रख लो। पर ठीक है, हम भी उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो इसके बाद फिर हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया। जो यहाँ पर है डाटा कि अपना जब 2010 में ये हुई तब अपने पास ये 1700 के आसपास टाइगर थे। अब अपन के पास भी यही था कि अपन को लगभग डबल करना था उनका। फिर उस पर काम चलता रहा अपना। अगली सेंसस आई 14 में, फिर आई 18 में, अब अगली आएगी 22 में, जिस साल अपन को डबल करने थे। लेकिन अगर अपनी 17 का बात की जाए तो 17 की कितनी? 34। 17 दूनी तो 7 दूनी 14, हाँ 17 दूनी 34, तो अपने 3000 के आसपास तो ये यहीं पर पहुंच चुके हैं। मतलब अपन आराम से इनका जो टारगेट है डबलिंग का, तो अपना आराम से अपन डबलिंग के टारगेट के आसपास पहुंच चुके हैं।
दूसरा मुद्दा ये है कि ये जो टाइगर है, क्योंकि ये जो मीटिंग हुई थी तो वहाँ पर ये जो 29 जुलाई है उस दिन यहाँ पर ये पूरा समिट का जो फाइनल साइन वगैरह किए गए होंगे, तो उसे बाद में उस टाइम पे तो नहीं, लेकिन बाद में बोला गया कि इसे हम ग्लोबल टाइगर डे मना लेंगे इसी दिन को। तो 29 जुलाई से वर्ल्ड टाइगर डे या ग्लोबल टाइगर डे कुछ भी होगा, लेकिन ये याद रखना है कि एक तो ग्लोबल या वर्ल्ड टर्म होगा, दूसरा टाइगर डे होगा। ये मनाया जाने लगा। तो कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को, ये याद रखना है आपको। अब अपनी बात करते हैं इंडिया में टाइगर की पॉपुलेशन पे। जो अपना सेंसस का जो डाटा आया था 2018 का, वो एक्चुअल में जो रिपोर्ट है, फाइनल जो डाटा है, वो अभी जनवरी या फरवरी 2020 में ही उसे लॉन्च किया, मतलब रिलीज किया गया पूरा डाटा। रिपोर्ट तो बेसिक तो डाटा आ गया था 18 में, लेकिन उसे फाइनल डाटा अभी कंपाइल करके फाइनल किया गया। अब इसमें क्या है कि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आपसे ये पूछा जाए कि कितने दुनिया में क्या चल रहा है, वो तो छोड़ दो। अपने यहाँ स्टेट में चला जाए कि कितने स्टेट में टाइगर है, तो इसे खाली पीली का डाटा है, किसी को कोई लेना देना नहीं है कि इंडिया में कितने स्टेट में टाइगर है। बेसिक आपको याद रखना है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइगर किस स्टेट में है, तो वो है एमपी में। एमपी पहले भी, ये लगभग 2006 के आसपास भी ना इसे टाइगर स्टेट के नाम से ने अपना तमगा लगा रखा था। बाद में अभी फिर आ गया, भले ही ये 2 टाइगर से आगे हैं कर्नाटक से, कर्नाटक के पास चला गया था, तो 2 ही टाइगर से ज़्यादा है, लेकिन भाई कम से कम है तो। अब इन्होंने क्या बुराई थी इनकी, राजस्थान में इन्होंने नहीं दिया। जो भी है देखना पड़ेगा एक बार डाटा अपने राजस्थान में क्या है, लेकिन वैसे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि राजस्थान में कितने टाइगर हैं या एमपी में कितने हैं। बस इतना याद रखो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एमपी में है, बस ख़त्म। और टोटल इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, वो है अपनी 2967, मतलब समझ लो 3000 से थोड़ा कम है। 20-30 पॉपुलेशन, 33 कम है 3000 में। तो अपना ये पॉपुलेशन का काम हो गया। यहाँ ये जो लिस्ट दे रखी है, इसका पर्पज़ केवल यहाँ पर देने का यही कि आपको ये पता हो 13 कंट्री तो है, ठीक है, ज़्यादा ध्यान देना भी नहीं है। बस जिन्हें थोड़ा जी के ज़्यादा ही जानना हो तो वो देख सकते हैं कि अच्छा इसमें एक रसिया भी है, दूसरा इंडोनेशिया, मलेशिया, अपना नेपाल भी है पड़ोसी। नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, म्यांमार है। तो अपने 4-5 तो ये 13 में पड़ोसी हैं। रेस्ट वर्ल्ड में किसी ने छोड़े नहीं हैं। अब अपने आते हैं कि टोटल इंडिया में जो टाइगर रिजर्व हैं वो कितने हैं। देखो इतना भी कोई डाटा बोले, अपने लिए जो डाटा डिपेंड करता है वो है जो एक वाइल्ड इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज का है। तो पूरा जो डाटा होता है वो वही देता है अपडेटेड, उसी से चलना होता है क्योंकि ऑथेंटिक वही है। उसके हिसाब से अभी इंडिया में 42 की समथिंग जो भी टाइगर रिजर्व हैं, जो भी हैं, ये चलते रहेंगे। उसमें लिस्ट में आपके ऊपर नोट्स में जो हैं वो पूरे उसमें दिए हुए हैं, शायद ये 50 के आसपास है उसमें लिस्ट में आपके। यहाँ पर अपन को कोई बहुत लंबा चौड़ा याद नहीं रखना है। इनमें से यह है कि एक तो अपने स्टेट की याद रख लो, दूसरा रिमेनिंग को क्या है कि जो अपन नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो रट्टा मारते हैं वो पूरे नाम यहाँ के हैं, क्योंकि ये 40-50 होते हैं और अक्सर कहीं ना कहीं नाम में आ जाते हैं, तो इन्हें याद रखना है। अब ये कहाँ से होंगे, जब नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उधर रट्टा मारोगे तो ये सब के सब अपने आप याद हो जाते हैं। इनमें याद क्या रखना है कि कौन सा किस स्टेट में है, बस ख़त्म। कब स्टेबलाइज हुआ, किसका क्या एरिया, कोई लेना देना अपन को है नहीं। हाँ, एक बात और है जो छूट गई है, वो है अपनी नेशनल पार्क के बारे में। इंडिया में सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा होगा, तो वो है हमीज। हमीज कहाँ पर है, लद्दाख वाला। दूसरा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो कौन सी होगी, तो वो अपनी है राजस्थान की, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो, क्योंकि डेजर्ट वाला एरिया लंबा चौड़ा है, छोड़ दिया है काफ़ी है, इसे एक बार चेक करना पड़ेगा। लेकिन हमीज कन्फर्म है सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अब अगर तीसरी बात की जाए बायोस्फीयर रिजर्व की, तो उसे देखना पड़ेगा कि वो अपना गल्फ ऑफ मन्नार है या रन ऑफ कच्छ वगैरह, इस टाइप के जो रीजन है उनमें से एक आ जाएगा। तो बस यही देखना होता है कि सबसे बड़ा कौन सा है, और सबसे छोटा कोई पूछता नहीं है, सबसे बड़ा ही में पूछा जाए, जिसमें हमीज पूछा जा चुका है एक्चुअल में। ये दोनों अभी तक पूछे नहीं गए हैं।